अगस्त 1973 की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लाल किले के सामने पहुंची। उनके पास क्रेन के जरिए एक टाइम कैप्सूल लाया गया और एक 32 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। इंदिरा गांधी का कहना था कि इसमें आजादी के बाद देश की 25 साल की उपलब्धियां लिखी है। वहीं विरोधियों ने कहा कि इसमें सिर्फ नेहरू इंदिरा परिवार का महिमा मंडन है। हजारों सालों के लिए दफनाया गया ये टाइम कैप्सूल महज 4 साल बाद ही खोदकर बाहर निकलवा लिया गया। इसे बाहर निकालने का आदेश दिया था भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन की। और दोस्तों, पिछले एपिसोड में भारत के तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किस्सों की चर्चा की गई थी। अगर अभी तक आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उस एपिसोड को देखकर अपना विचार जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की और जानेंगे कि 2 बार मात खाने के बाद आखिरकार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे। गांधीवादी उसूलों वाले मोरारजी देसाई आखिर क्यों अपने बेटे के करप्शन को देखकर भी मौन रहे, क्यों अपना ही पेशाब पीते थे मोरारजी देसाई और कैसे इनके बड़बोलेपन ने ले ली एक रॉ एजेंट की जान। जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। दोस्तों, करीब 2 साल के आपातकाल के बाद पीएम इंदिरा गांधी ने 1977 में आम चुनाव कराए। इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए जल्दबाजी में एक हुए विपक्षी नेताओं वाले जनता पार्टी गठबंधन को कुल 345 सीटें मिली थी। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। उस समय रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अखिल राज बताते हैं कि ये एक सामूहिक जीत थी। हर पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता था। हालत एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई थी। पीएम पद के लिए मुख्य रूप से मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर ने दावा किया था। मोरारजी देसाई तीसरी बार पीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने नेहरू और शास्त्री के निधन के बाद भी दावा किया था, लेकिन हर बार कांग्रेस सिंडिकेट के हाथों उनकी हार हुई थी। जनता पार्टी में भले ही सिंडिकेट नहीं था, लेकिन वहां से टूट कर आए नेता जरूर थे। तत्कालीन भारतीय जनसंघ गुट को जनता गठबंधन में 345 में से 102 सांसद मिले थे, लेकिन उसने प्रधानमंत्री पद के लिए दावा नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई थी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने केवल 28 सीटें जीती थी। जगजीवन राम को भारतीय जनसंघ के 102 सांसदों के साथ सोशलिस्ट ब्लॉक के 35 सांसदों का समर्थन था। जगजीवन राम का कहना था कि उन्हें पूरे देश में हरिजनों और दलितों का समर्थन प्राप्त है। जब उन्होंने इंदिरा सरकार से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस हारी है। यही कारण है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। जगजीवन राम ने अटल बिहारी वाजपेयी से वादा किया कि यदि वो उन्हें समर्थन देंगे तो जगजीवन राम वाजपेयी को उप प्रधानमंत्री बना देंगे। सभी नेता पीएम बनने के लिए अपना अपना जुगाड़ लगा रहे थे। चौधरी चरण सिंह ने आचार्य जेबी कृपलानी को बुलाया। उस समय जयप्रकाश नारायण और जेबी कृपलानी मार्गदर्शक और निर्णायक की भूमिका में थे। सरकार और पीएम बनाने का सारा काम 4 गांधीवादी सर्वोदयी नेता केएस राधाकृष्ण, नारायण भाई देसाई, सिद्धराज ढड्ढा और गोविंदराव देशपांडे कर रहे थे। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि जनता गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से उनके दिमाग की उपज है। उत्तर भारत में जनता पार्टी को क्लीन स्वीप उन्हीं की वजह से मिला है, इसलिए उन्हें पीएम होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक लेखक रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं कि मेरे मामा केएस राधाकृष्ण गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख थे। वे दशकों तक जयप्रकाश नारायण के सबसे करीबी सलाहकार थे। उन्होंने अपने सर्वोदय साथियों नारायण भाई देसाई, सिद्धराज ढड्ढा और गोविंदराव देशपांडे के साथ मिलकर सोचा कि जगजीवन राम या चरण सिंह में से कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चरण सिंह और जगजीवन राम एक दूसरे से नफरत करते थे। यदि दोनों में से किसी एक को पीएम बनाया जाता तो दूसरा उसे सत्ता से हटाने के लिए खूब षड्यंत्र रचता रहेगा।
यही कारण था कि आचार्य जेबी कृपलानी और जेपी ने इनके नाम पर सोचना बंद कर दिया था। इस कारण जेपी और सर्वोदय टीम ने मोरारजी देसाई के नाम पर विचार करना शुरू किया। मोरारजी और जेपी के बीच दशकों से व्यक्तित्व को लेकर टकराव चल रहा था। मोरारजी देसाई जेपी से 6 साल बड़े थे। मोरारजी देसाई का जन्म 1896 में और जेपी का जन्म 1902 में हुआ था। चरण सिंह का जन्म भी 1902 में और जगजीवन राम का 1908 में हुआ था। मोरारजी देसाई खुद को जवाहरलाल नेहरू का असली उत्तराधिकारी मानते थे। हालांकि फरवरी 1974 के बाद से मोरारजी देसाई और जेपी ने इंदिरा गांधी को हराने के लिए करवाहट को किनारे रख दिया था। राजनीतिक विश्लेषक और लेखक रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं कि सर्वोदय गांधीवादी चौकड़ी ने यह भी तय किया कि नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। यह नानाजी ही थे जिन्होंने समाजवादियों, कांग्रेसों, बीएलडी लोकदल, जनसंघ और कई आजाद गुटों को जनता गठबंधन बनाने के लिए एकजुट किया था। नानाजी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से स्नातक होने के साथ साथ उनका आधुनिक तकनीकी दृष्टिकोण भी था। वो ये सोचते थे कि मिलनसार और एकजुट करने वाले नानाजी घमंडी, अहंकारी, कठोर मोरारजी देसाई की कमियों को दूर करने में सहायक होंगे। जगजीवन राम को भरोसा था कि उन्हें 345 में से कम 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। जगजीवन राम ने कहा कि पीएम पद के लिए खुला चुनाव होना चाहिए, जिसके बाद ज्यादा सांसद होंगे वो पीएम बन जाएगा। सर्वोदय गांधीवादियों की टीम ने जगजीवन राम को समझाया कि यदि पीएम पद के लिए आंतरिक चुनाव हुआ तो जनता पार्टी गठबंधन में दरार आ जाएगी और ये टूट जाएगा। रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं कि समय समाप्त हो रहा था, क्योंकि 24 मार्च 1977 तक नई सरकार का गठन होना था। 23 मार्च की शाम को मेरे मामा केएस राधाकृष्ण ने मीडिया को बताया कि कोई आंतरिक चुनाव नहीं होगा। आचार्य जेबी कृपलानी और जेपी नए पीएम और कैबिनेट का ऐलान करेंगे। सर्वोदय गांधीवादियों की टीम ने मोरारजी देसाई के पक्ष में सर्वसम्मति सुनिश्चित करने के लिए पूरी रात काम किया। शांति भूषण, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनी चुनाव याचिका में राजनारायण के वकील थे, कांग्रेस ओ के कोषाध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी जगजीवन राम का कड़ा विरोध किया। चौधरी चरण सिंह ने बयान दिया कि यदि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया तो वह तुरंत जनता गठबंधन छोड़ देंगे। इसके बाद भारतीय जनसंघ के लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की गई। आडवाणी ने उन्हें बताया कि जनसंघ समूह जगजीवन राम का समर्थन केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह जेपी की पसंद है। चारों ने जनसंघ गुट को 3 वरिष्ठ कैबिनेट पदों की पेशकश की। आरएसएस के नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनने की बात कही। जगजीवन राम को इन घटनाक्रमों की जानकारी नहीं थी। वे जिन्हें अपना समर्थक मान रहे थे वो रातों रात मोरारजी देसाई के साथ खड़े हो गए थे। इस तरह से बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर को पछाड़कर मोरारजी देसाई पीएम बने। दोस्तों, अब आइए जानते हैं गांधीवादी उसूलों के कारण अरियल कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कुछ सुने अनसुने किस्से। दोस्तों, मोरारजी देसाई एक अड़ियल पीएम थे। उन्हें लेकर रॉ के अफसर सतर्क रहते थे। बी रमन अपनी किताब काउबॉयज ऑफ रॉ में लिखते हैं कि मोरारजी देसाई यूके और फ्रांस की यात्रा पर आए थे। लंदन में उन्होंने रॉ के स्टेशन चीफ से उनके काम के बारे में पूछा। रॉ ऑफिसर ने एक रिटर्न डिटेल नोट बनाया ताकि वो यूके में रॉ के काम के बारे में जान सके। मोरारजी देसाई ने वो नोट अपनी जेब में रख लिया और कहा कि मैं इसे वापसी की फ्लाइट के दौरान विमान में बैठकर पढ़ूंगा। तब अफसर ने कहा कि सर, इसे पढ़कर तुरंत वापस कीजिए। इस नोट में बेहद सेंसिटिव जानकारी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मोरारजी देसाई ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि मैं बंबई प्रांत का सीएम रह चुका हूं, दिल्ली में कई सालों तक केंद्रीय मंत्री रहा हूं, तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूं, मुझे सिक्योरिटी के बारे में मत सिखाओ। अफसर अड़ा रहा कि उसे वो नोट वापस चाहिए। आखिरकार आंखों से नाराजगी जताते हुए मोरारजी देसाई ने वो नोट वापस रॉ ऑफिसर को दे दिया। बी रमन लिखते हैं कि अफसर ने मुझे फोन किया और बताया कि कैसे उनकी मुठभेड़ पीएम के साथ हुई।
मैंने उस अफसर से कहा कि अगली बार पीएम आए तो उन्हें लिखकर कुछ न दे, सब मौखिक ही बताए। बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल एक स्टोरी में लिखते हैं कि रो के जासूसों ने पता लगा लिया था कि पाकिस्तान कठुआ में परमाणु प्लांट लगा चुका है। एक रो एजेंट को 1977 में पाकिस्तान के कठुआ परमाणु प्लांट का डिजाइन भी मिल गया था। वो उसे $10,000 में भारत को देना चाहता था। तब पीएम मोरारजी देसाई ने इस डिजाइन को खरीदने की पेशकश ठुकरा दी। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को बड़बोलेपन में फोन करके बता दिया कि हमें आपके परमाणु प्लांट की पूरी जानकारी है। बताया जाता है कि इसके बाद जियाउल हक ने न सिर्फ उस रॉ एजेंट को पकड़ा बल्कि पाकिस्तान में मौजूद कई रॉ एजेंट को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, मोरारजी देसाई को लेकर एक किस्सा है जो कि आपको बेहद ही चौंका देगी। दोस्तों, मोरारजी देसाई ने स्वमूत्र आंदोलन चलाया था। इसका मतलब था कि वे अपना मूत्र पीते थे। मूत्र यानी पेशाब पीते थे। उनका दावा था कि इसे पीने से वे बेहद सेहतमंद है। जून 1978 में मोरारजी देसाई अमेरिका यात्रा पर पीएम के तौर पर गए थे। यात्रा के दौरान अमेरिका के वीकली न्यूज़पेपर 60 मिनट्स के पत्रकार डैन राथर ने इनका इंटरव्यू लिया था। राथर ने पूछा कि आप 82 की उम्र में इतना सेहतमंद कैसे रहते हैं। तब मोरारजी देसाई ने कहा था कि वे फलों और सब्जियों के रस, ताजा और प्राकृतिक दूध, सादा दही, शहद, कच्चे मेवे, 5 लौंग लेते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि वे रोज करीब 100 ग्राम अपना ही पेशाब पीते हैं। यह सुनते ही रिपोर्टर ने कहा, यक, क्या आप अपना पेशाब पीते हैं? यह सबसे गंदी बात है जो मैंने आज तक नहीं सुनी। मोरारजी देसाई ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि खुद का मूत्र पीना एक नेचर थेरेपी है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आप जानवरों को देखेंगे तो वो भी खुद का मूत्र पीते हैं और सेहतमंद रहते हैं। हिंदू दर्शन में गाय के मूत्र को पवित्र माना गया है और हर अनुष्ठान में इसका प्रयोग किया जाता है। लोगों को इसे अवश्य पीना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वैज्ञानिक दिल की समस्याओं के लिए मूत्र अर्क तैयार कर रहे हैं। आप दूसरों का मूत्र पी रहे हैं, अपना नहीं। आपके वैज्ञानिकों के मूत्र अर्क की लागत हजारों डॉलर है, जबकि खुद का मूत्र मुफ्त है। जब ये इंटरव्यू छपा तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। दोस्तों, 1978 में मोरारजी देसाई लंदन के बाद फ्रांस यात्रा पर पेरिस पहुंचे। वे भारतीय राजदूत आर.डी. साठे के घर पर ही रुके थे। पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी बी रमन अपनी किताब काउबॉयज ऑफ रॉ में लिखते हैं कि जब मोरारजी देसाई दिल्ली लौट गए तो मैं साठे के घर गया था। मेरी आवभगत में उनका नौकर हमें ड्रिंक सर्व कर रहा था। तभी साठे की वाइफ ने नौकर से कहा कि तुम ये जो ग्लास उपयोग कर रहे हो ये नए हैं ना। फिर मिसेस साठे ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मुझे नहीं पता मोरारजी ने अपना मूत्र पीने के लिए कौन सा ग्लास यूज किया है। इस कारण मैंने सभी पुराने ग्लासों को बाहर फेंकवा दिया है। कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लायंस में लिखते हैं कि इंदिरा सरकार हो या मोरारजी सरकार, कुछ बदला नहीं था। इंदिरा सरकार में संजय गांधी मनमानी करते थे, मोरारजी सरकार में उनका बेटा कांति भाई। मैंने मोरारजी भाई से शिकायत की कि उनका बेटा मोटी रकम लेकर सौदे और ठेके निपटा रहा है। ये सब पीएम हाउस में रहकर कर रहा है, कम से कम उसे पीएम हाउस से तो बाहर निकालिए। मोरारजी देसाई ने कहा कि मैंने एक बार अपनी बेटी को डांटा था तो उसने खुदकुशी कर ली थी। अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। यही कारण था कि मोरारजी देसाई अपने बेटे के करप्शन को बर्दाश्त करते रहे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द लायंस में लिखते हैं कि चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच पुरानी दुश्मनी थी। बस इंदिरा गांधी को हटाने के लिए ये एक हो गए थे। सत्ता मिलते ही इनकी दुश्मनी फिर जाग गई थी। जब चौधरी चरण सिंह ने नाराज होकर समर्थन वापस लेने की बात कही तो मोरारजी देसाई से कहा गया कि आप चरण सिंह से बात करके उन्हें मना लीजिए। तब मोरारजी देसाई ने कहा कि मैं चरण सिंह को चूरन सिंह बना दूंगा, उसे नहीं मनाऊंगा। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने समर्थन वापस ले लिया और मोरारजी देसाई ने राष्ट्रपति को 28 जुलाई 1979 को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस तरह मोरारजी देसाई ने 2 साल 126 दिन प्रधानमंत्री के रूप में काम किया।
और यहीं भारत के चौथे प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो गया। दोस्तों, भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में भारत के 5वें प्रधानमंत्री के किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।